आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे किसी बाह्य क्षेत्र में दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। यानी कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है जो किसी बाहरी स्रोत से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जा रहा है, उसमें दो चार्ज पार्टिकल रखे गए हैं, तो उस सिस्टम के कारण कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, उसके बारे में हमें अध्ययन करना है। तो अब हम यह पूछते हैं कि किसी बाह्य क्षेत्र में क्रमशः R1 तथा R2 पर स्थित दो आवेशों Q1 व Q2 की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो दो बिंदु हैं जिनकी दूरी R1 और R2 है, वहां पर दो आवेश Q1 और Q2 रख दिए गए हैं, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पर। मान लीजिए दो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E है और यहाँ पर दो बिंदु हैं। ये मान लीजिए X बिंदु है, ये Y बिंदु है। अब कोई यहाँ पर पॉइंट मान लिया जाए, तो इस पॉइंट से मान लीजिए इसकी दूरी कुछ है और इसकी दूरी कुछ है। तो यहाँ पर मान लीजिए Q1 चार्ज रखा गया है, यहाँ पर Q2 चार्ज रखा गया है। ये पॉइंट P है, यहाँ से डिस्टेंस इसकी R1 है और इसकी R2 है। तो वही कह रहा है कि R1 और R2 डिस्टेंस पर दो चार्ज Q1 और Q2 रख दिए गए हैं। ये बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये जो चार्ज पार्टिकल है, इनके द्वारा उत्पन्न ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो वही कह रहा है कि इस विन्यास का यानी इस सिस्टम का निर्माण करने में किए गए कार्य का परिकलन करने के लिए आइए यह कल्पना करें कि पहले हम आवेश Q1 को अनंत से R1 तक लाते हैं। तो देखिए इन दो आवेशों Q1 और Q2 को यहाँ पर लाया गया, तो इनके द्वारा जो कार्य होगा लाने में, तो वही स्थितिज ऊर्जा के रूप में इनमें संचित होगा। तो पहले ये कह रहा है कि हम ये मानते हैं कि Q1 को इनफाइनाइट से लाया जा रहा है इस X पॉइंट पर। तो समीकरण 2.27 के अनुसार इस चरण में किया गया कार्य Q1V R1 है। तो W = QV हम लोगों ने पढ़ा था। तो चूंकि R1 डिस्टेंस पर लाया जा रहा है और Q1 चार्ज को, तो Q1 W = QV होता है। Q हमारा Q1 है और V हमारा V है। और कितनी दूर लाया जा रहा है, R1 तक लाते हैं। तो इसलिए ये पोजीशन वेक्टर R1 का गुणा किया गया है वोल्टेज के साथ, क्योंकि R1 दूरी पर लाया गया है। अब हम आवेश Q2 को R2 तक लाने में किए गए जाने वाले कार्य पर विचार करते हैं। अब इस Q2 को R2 दूरी पर लाया जा रहा है, तो इस चरण में केवल बाह्य क्षेत्र E के विरुद्ध ही कार्य नहीं होता, वरन Q1 के कारण क्षेत्र के विरुद्ध भी कार्य करना पड़ता है। तो जब हम Q1 को ला रहे थे, तो केवल ये विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना था, जो बाहरी विद्युत क्षेत्र है। अब ध्यान दीजिए, अगर ये बाहरी विद्युत क्षेत्र ना होता तो Q1 को लाने पर कोई कार्य नहीं करना पड़ता, जैसा हम पीछे पढ़ चुके हैं, क्योंकि कोई इस पर बल लगाने वाला था ही नहीं। तो जब बल लगाने वाला कोई है ही नहीं, तो Q1 अकेले को लाने पर कोई कार्य नहीं करना पड़ता, अगर ये बाहरी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ना होती। परंतु ये है, इसलिए कार्य इतना हुआ है। अब जो है जब Q2 को लाएंगे हम, तो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके द्वारा भी बल लगेगा और इसके साथ साथ ये जो Q1 है, इसके द्वारा भी बल लगेगा। यानी कार्य अब दो तरीके से होगा, ये बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण और ये जो पहले से
चार्ज पार्टिकल रखा गया है, ये इस पर बल लगाएगा तो उसके कारण भी। तो Q2 पर बाह्य क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य, तो Q2 पर बाह्य क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य Q2VR2, Q2VR2। तो जैसे हमने पहले निकाला Q1V Q1 के लिए, वैसे Q2V Q2 को लिए, और पोजीशन वेक्टर जो है इस पे R1 था, इस पे R2 है। ये पोजीशन वेक्टर ये बताता है कि डिस्टेंस यानी पोजीशन कितनी है, तो इसमें R1 है, इसमें R2 है, तो ये इसीलिए लिखा गया है पोजीशन वेक्टर, कि ताकि पार्टिकल या चार्ज पार्टिकल की पोजीशन क्या है वो बताया जा सके। अब देखिए ये Q2 के कारण Q2 को लाने में जो कार्य किया गया वो निकल के आ गया। अब देखिए क्या है, जैसे Q1 के कारण निकाला, अब देखिए Q2 पर Q1 के कारण क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य। अब ये Q2 पर, अब Q1 के कारण, अभी तो ये बाहरी विद्युत क्षेत्र के कारण निकला। अब Q1 के कारण Q2 पर कितना कार्य किया जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा Q1V, जैसे Q2 और Q1 था तो दोनों जो हैं तो Q1 Q2 अपान 4πε0 R12, मतलब Q1 और Q2 कितनी दूर पर है। तो मान लीजिए ये डिस्टेंस जो है Q1 और Q2 के बीच की, यही R12 है, R12 इसी को माना जाएगा, क्योंकि कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। तो विस्थापन का मतलब न्यूनतम दूरी, तो न्यूनतम दूरी यही है, तो इसलिए R12 लिखा गया। तो ये आ गया Q2 पर Q1 के कारण किया गया कार्य। अब विरुद्ध लिखा है तो इसका मतलब है कि दोनों समान प्रकार के प्रवृत्ति के होंगे, समान चिन्ह वाले, इसलिए विरुद्ध लिखा है। यहाँ R12 आवेशों Q1 व Q2 के बीच की दूरी है, ये Q1 और Q2 के बीच की दूरी है R12। ऊपर हमने समीकरण 2.27 तथा 2.22 का उपयोग किया है, मतलब जो पीछे हम लोगों ने पढ़ा है वो उपयोग किया था। W=QV जो फार्मूला हमने आपको बताया था। क्षेत्रों के लिए अध्यारोपण सिद्धांत द्वारा हम Q2 पर दो क्षेत्रों E तथा Q1 के कारण क्षेत्र के विरुद्ध किए गए कार्य को जोड़ते हैं। अतः अब देखिए, एक तो ये Q1 के कारण Q2 पर कार्य होगा, दूसरा ये बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कार्य होगा। तो दो प्रकार से कार्य हो रहा है। तो कह रहा है अध्यारोपण यानी सुपरपोजिशन का जो सिद्धांत है उसके हिसाब से हम ये दोनों प्रकार के जो कार्य हैं इनको आपस में जोड़ देंगे। तो Q2 को R2 तक लाने में किया गया कार्य, तो पहले Q2V यानी बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसके कारण जो पोटेंशियल उत्पन्न होगा उसके कारण किया गया कार्य Q2V। और चूंकि ये इसको अगर हम इस पॉइंट को इनफाइनाइट माने तो इनफाइनाइट से इसको भी लाया गया, इसको भी लाया गया, तो पहले अनंत से इस Q2 पर लाने पर जो बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके द्वारा जो कार्य किया गया तो Q2VR2 था, जैसा हमने यहाँ पर निकाला है। प्लस अब इसके कारण कितना कार्य होगा, तो Q1 Q2 अपान 4πε0 R12 हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि इस प्रकार निकाय की स्थितिज ऊर्जा यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, विन्यास के निर्माण में किया गया कार्य, इस पूरे सिस्टम के निर्माण में जो किया गया कार्य होगा वही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में इसमें संचित हो जाएगा। तो ये हो जाएगा पहले Q1 के कारण तो Q1VR1 प्लस फिर Q2 के कारण तो Q2VR2, ये बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण है। फिर Q1 और Q2 के आपसी प्रतिकर्षण या आकर्षण जो भी चिन्ह के हिसाब से होगा उसके कारण Q1 Q2 अपान 4πε0 R12 हो जाएगा। तो ये इनफाइनाइट से मान लीजिए R1 दूरी तक लाया गया तो ये R1 हो गया, इसको इनफाइनाइट से मान लीजिए R2 दूरी पर लाया गया तो ये R2 हो गया, और फिर ये दोनों जो है R12 दूरी पर है Q1 Q2, तो उनके लिए Q1 Q2 अपान 4πε0 R12 हो गया।
अब देखिए ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे तो बहुत अच्छे से और समझ में आ जाएगा। तो दो आवेशों 7 माइक्रोकूलाम माइनस 2 माइक्रोकूलाम को क्रमशः -9 सेंटीमीटर 0, ये देखिए एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस में बता दिया है। त्रिविमीय 3 डायमेंशनल पोजीशन में, मतलब खाली स्थान जो अंतरिक्ष में है वहां पर रखा गया। तो एक्स वाई जेड 3 एक्सिस होंगी, तो एक्स वाई जेड पर तीनों में बताया, मतलब ये एक्स एक्सिस से -9 सेंटीमीटर दूरी पर है, और ये -2 माइक्रोकूलाम भी वाई एक्सिस से 9 सेंटीमीटर है, और बाकी वाई और जेड जो है नहीं ये एक्स एक्सिस से देखिए 7 माइक्रोकूलाम एक्स एक्सिस में -9 सेंटीमीटर पर है, मतलब लेफ्ट साइड में है, अभी हम बना के दिखा रहे हैं। और वाई एक्स एक्सिस में -2 माइक्रोकूलाम 9 सेंटीमीटर पर। वाई और जेड एक्सिस में दोनों 0 हैं, यानी वाई और जेड एक्सिस पे इनका कोई भी विन्यास नहीं है। पर स्थित हैं के ऐसे निकाय जिस पर कोई बाह्य क्षेत्र आरोपित नहीं है कि स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना कीजिए। तो अभी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बाहरी नहीं लग रहा है, तब कार्य की गणना करना है। अब अगला देखिए पूछ रहा है कि दोनों आवेशों को एक दूसरे से अनंत दूरी तक पृथक करने के लिए कितने कार्य की आवश्यकता होगी। इनफाइनाइट डिस्टेंस तक उनको अलग करना है। तो दोनों को देखते हैं। और सी भी पूछा गया है कि माना कि अब इस आवेश निकाय को किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र E बराबर A 1/r², जहाँ पर A 9 × 10⁵ ये देखिए A की वैल्यू 9 × 10⁵ न्यूटन पर कूलाम मीटर स्क्वायर है। हिंदी वाली बुक में थोड़ा गलत है, न्यूटन पर कूलाम मीटर स्क्वायर होना चाहिए, ई की जगह सी है, इसको ध्यान दीजिए। तो कह रहा है इस विन्यास की स्थितिज ऊर्जा का परिकलन करें। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो देखिए पहले हम फिगर बना के आपको समझा दें ताकि गलत ना हो। तो यहाँ पर देखिए हमने एक्स वाई और जेड प्लेन ये बना दिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, और एक्स के अपोजिट ये -x एक्सिस है। तो जो 7 माइक्रोकूलाम है -9 सेंटीमीटर पर है, मतलब ये केंद्र बिंदु है, इससे एक्स एक्सिस के अपोजिट -9 सेंटीमीटर डिस्टेंस, इसीलिए माइनस सब लगा हुआ है। तो 7 माइक्रोकूलाम यहाँ पर रखा गया, और -2 माइक्रोकूलाम वाई एक्सिस पर 9 सेंटीमीटर है। तो केंद्र बिंदु से 9 सेंटीमीटर की दूरी पर -2 माइक्रोकूलाम हमने रख दिया। तो इस प्रकार से रखा गया है। तो अब हमसे पूछ रहा है कि जब कोई बाहरी विद्युत क्षेत्र नहीं है तो स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना कीजिए। तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए U अब देखिए दो चार्ज हैं Q1 और Q2, -7 माइक्रोकूलाम और -2 माइक्रोकूलाम। तो U बराबर फार्मूला हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपान इन दोनों के बीच का विस्थापन, तो वो R हमने मान लिया। तो ये हो गया 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁹ इंटू Q1 की वैल्यू 7 माइक्रोकूलाम है, Q2 की -2 माइक्रोकूलाम है, चिन्ह सहित रखना है, इंटू 10⁻12 माइक्रोकूलाम को कूलाम में बदला है। ये आवेश को 10⁻12 अपान बीच की डिस्टेंस, अब 9 सेंटीमीटर ये है और 9 सेंटीमीटर इधर है, तो 9 9 18 हो गई। तो इस सेंटीमीटर को मीटर में बदला है तो 0.18 हो गया। अब इसको जब सॉल्व किया तो आ गया हमारा -0.7 जूल। अब देखिए 2 माइक्रोकूलाम है, एक आवेश Q1 एक Q2, तो 10⁻6 मीटर होता है। अब दोनों में 10⁻6 10⁻6 होगा, तो ये 10⁻12 हो गया। अब देखिए बी वाले में हमसे क्या पूछ रहा है,
बी वाले में पूछ रहा है कि दोनों आवेशों को एक दूसरे से अनंत दूरी तक पृथक करने के लिए कितने कार्य की आवश्यकता होगी। तो अब यहाँ पर देखिए W इक्वल टू हो जाएगा U2 माइनस U1। अब देखिए इसको ध्यान देना है कि जब कोई आवेश नहीं है तो अगर किसी एक आवेश को लाया जाए और विद्युत क्षेत्र ना हो तो किया गया कार्य 0 होता है। तो W इक्वल टू U2 माइनस U1 क्यों लिखा गया? इसलिए लिखा गया है क्योंकि जब ये दोनों चार्ज अनंत पर रहे होंगे तो उनके बीच किसी भी प्रकार का बल नहीं लग रहा होगा, तो उस समय कोई कार्य भी नहीं होगा, तो उस समय स्थितिज ऊर्जा 0 होगी। तो अनंत पर स्थितिज ऊर्जा 0 होगी। तो U2 माइनस U1 में ये इनफाइनाइट पे है, तो इनफाइनाइट पे 0 माइनस, अब जब दोनों आवेशों को पास में लाया गया तो कितना कार्य करना पड़ा? माइनस 0.7 जूल। तो ये U की वैल्यू यहाँ पर रखी गई, माइनस U है तो 0 माइनस 0.7, तो ये आ गया 0.7 जूल। तो कहने का मतलब ये है कि जब वो अनंत पे थे तो स्थितिज ऊर्जा 0 थी, जब उनको पास मिलाया गया तो माइनस 0.7 जूल का कार्य करना पड़ा, तो उसी को हम घटा देंगे, तो ये आ जाएगा 0.7 जूल। या इसको इस तरह समझ सकते हैं कि जब हम दो आवेशों को पास लाए तो माइनस 0.7 जूल का कार्य करना पड़ा, तो जब उनको अनंत से ही लाया गया है देखिए तो माइनस 0.7 जूल का कार्य करना पड़ा। अब हम उनको इनफाइनाइट यानी अनंत पर फिर ले जा रहे हैं तो इतना ही कार्य हमको प्राप्त होगा। तो देखिए केवल चिन्ह बदल गया है, बाकी दोनों की मात्रा बराबर है। अब अगला सी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि माना कि अब इस आवेश निकाय को किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र E बराबर A1/r स्क्वायर, जहाँ पर A इक्वल टू 9 × 10⁵ न्यूटन पर कूलाम मीटर स्क्वायर है, E को C कर लीजिए, में रखा गया है, तो इस विन्यास की स्थिर वैद्युत ऊर्जा का परिकलन करें। तो अब विद्युत क्षेत्र में रखा गया है जिसका मान ये बता दिया है। तो देखिए दो आवेशों की पारस्परिक अन्योन्य ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। तो दोनों आवेशों की अभी हमने पीछे पढ़ा था कि ये कंजर्वेटिव फोर्स लगता है इनमें, यानी ये जो कार्य किया जा रहा है ये कभी नष्ट नहीं होता, इसीलिए ये पाथ पे जिस रास्ते से हम दोनों आवेशों को ला रहे हैं उस पर निर्भर नहीं करता। साथ ही यहाँ पर दो आवेशों की बाह्य विद्युत क्षेत्र के साथ अन्योन्य क्रिया की ऊर्जा भी है। अतः हम यह पाते हैं कि, तो अन्योन्य क्रिया का मतलब आपस में इंटरेक्शन, क्या क्रियाएं हो रही हैं। तो देखिए अगर हम कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र है तो उसके कारण ऊर्जा कितनी होगी, तो पहले Q1 के कारण फिर Q2 के कारण, तो Q1 के कारण Q1V, बीच की दूरी R1 है तो R1 लिखा गया, Q2 के कारण Q2V, बीच की दूरी R2 थी तो R2 लिखा गया। तो ये आ गया हमारा A। तो यहाँ पर देखिए A जो है ये हमारा 1/4πε0 है। A ये वैल्यू A है 1/4πε0, क्योंकि E बराबर 1/4πε0 1/Q/r स्क्वायर होता है, Q/r स्क्वायर होता है E की वैल्यू। तो यहाँ पर A हमारा 1/4πε0, तो ये Q1 है तो Q1/r होता है वोल्टेज में, तो R की वैल्यू रख दिया गया। इसको इस तरह समझिए कि अगर इसको हमें लिखना हो तो V इक्वल टू होता है 1/4πε0 Q1/R1 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी जगह पर A लिख दिया गया, तो A लिख दिया और Q1 हमारा 7 माइक्रो कूलाम है,
तो 7 माइक्रोकुलाम अपान R1, ये बीच की डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर है तो 0.09 मीटर हो गई। इसको सेंटीमीटर को मीटर में बदल लिया है, ये हो गया। इसी प्रकार Q2 के लिए मान लीजिए ये Q1 है, ये Q2 है, Q2 है -2 माइक्रोकुलाम, तो A Q2 के लिए -2 माइक्रोकुलाम अपान 0.09 मीटर। ये देखिए यहाँ से है, इस बिंदु से, ये केंद्र बिंदु है, तो यहाँ से इसकी लिए गई दूरी और यहाँ से इसकी दूरी ली गई। जब हम वोल्टेज और विद्युत क्षेत्र निकालते हैं तो एक ही आवेश रहता है, तो केंद्र बिंदु से दूरी ली जाती है। जब हम कार्य या स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे तो इनके बीच की विस्थापन लिया जाएगा, तब ये दोनों दूरियां 9 सेंटीमीटर जुड़ के 18 सेंटीमीटर हो जाती हैं, जैसा हमने यहाँ पर लिखा है। तो इस बात को ध्यान दीजिए। तो ये हो गया, तो ये आ गया A। अब ये Q अपान R1 है 7 माइक्रोकुलाम अपान 0.09 मीटर प्लस A -2 माइक्रोकुलाम अपान बीच की दूरी यहाँ से 9 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदला तो 0.09 मीटर हो गया। आता है नेट स्थिर वैद्युत ऊर्जा का मान। अब देखिए ये अलग अलग इनके द्वारा तो हो ही गया। अब जब ये आपस में पास पास रहेंगे तो इन दोनों की अन्योन्य क्रिया के Q1 और Q2 चार्ज के कारण भी स्थिर वैद्युत ऊर्जा होगी, तो उसको अब लिखते हैं। तो Q1VR1 प्लस Q2VR2 प्लस, अब Q1 Q2 दोनों के कारण स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी, तो Q1 Q2 अपान 4πε0। अब देखिए इनके दोनों के बीच की दूरी R12 रख दिया, ये 1 है और ये 2, तो 1 2 के बीच की दूरी ये पूरी हमारी R12 हो गई, ये रखा। तो ये आ गया हमारा A 7 माइक्रोकुलाम अपान 0.09 मीटर, ये फिर ये रख दिया और माइनस ये वैल्यू उठा करके यहाँ से रख दिया, यही हमने निकाला था, ये R12 ही है, तो यही पूरा है, तो इसलिए -0.7 यहीं से उठा के रख दिया। तो ये वैल्यू आ गई, इसको सॉल्व किया तो 70 आ गया, इसको सॉल्व किया तो 20 आ गया माइनस में, और ये हमारा -0.7 है ही, तो ये आ गया 49.3 जूल, ये वैल्यू आ गई। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। ए की वैल्यू देखिए इतना है, तो यहाँ पर रखा होगा और रख के सॉल्व किया होगा तो इतना मान आया है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अब आगे है हमारा वाय क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा समझने का प्रयास करिए कि अगर बाह्य विद्युत क्षेत्र एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ना होता और ये Q1 अकेला होता तो यहाँ पर कार्य 0 हो जाता। ध्यान दीजिए, यहाँ पर कार्य 0 हो जाता, और जब ये Q1 Q2 आपस में पास में आते तब कार्य इतना होता। लेकिन चूंकि बाह्य विद्युत क्षेत्र है तो उसके कारण जो विभवांतर होगा उसके कारण Q1 के कारण इतना कार्य हुआ, Q2 के कारण इतना, और Q1 Q2 जब पास में आए तो इतना कार्य हुआ। इसको ध्यान देना, नहीं गलत हो जाएगा कि अगर बाह्य विद्युत क्षेत्र ना होता और केवल Q1 अकेले रखा होता तो कोई भी बल नहीं लगता, तो इसके कारण कार्य 0 हो जाता। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझने का आप लोग प्रयास करें। अब आगे हमारा आ जाता है बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक, एक एक चीज को अच्छे से समझते जाइए।